क्या आप भी ड्राइंग और स्केचिंग दोनों के बीच के डिफरेंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं? मुझे भी ये कन्फ्यूज़न था कभी कि लोग इतनी फ़ास्ट फ़ास्ट स्केचिंग बनाते हैं, वो तो बिल्कुल अनमैच होती है। और तो ये कैसे बनाते हैं, वो कुछ अलग कैटेगरी की होती है। और जो रियलिस्टिक ड्राइंग्स होती हैं, जो एज़ इट इज़ दिखती हैं, एक्यूरेट दिखती हैं, वो कुछ डिफरेंट काइंड की होती हैं। बट टाइम के साथ साथ मुझे भी धीरे धीरे समझ में आया कि ड्राइंग और स्केचिंग दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ हफ्तों से हम डेली संडे की संडे लॉन्ग आवर स्टडीज़ कर रहे थे, जिसमें हम स्टैंडिंग पोजीशन पे 90 डिग्री पे इज़ेल को रख के या फिर अपने बोर्ड को रख के, जहाँ हम ड्राइंग के प्रिंसिपल सीख रहे थे। एंगल्स कैसे जज करना है, डिस्टेंस कैसे पता लगाना है, या फिर उसके जो वॉल्यूम है, वैल्यूज़ है, सारी चीज़ों को हम सीख रहे थे। तो उन स्टडीज़ के साथ साथ ही हमें डेली बेसिस पे स्केचिंग भी करते रहना ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले तो दोनों के बीच का कन्फ्यूजन दूर करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जानेंगे ड्राइंग क्या होती है, फिर स्केचिंग क्या होती है, फिर दोनों के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। तो ड्राइंग होती है जब हम ड्राइंग के प्रिंसिपल्स जो भी हैं कि ये चीज़ इतनी बड़ी होगी तो उतनी ही बड़ी होगी। जैसे आइज़ का रेशियो होता है कि आइज़ का डिस्टेंस कितना होगा, और एंगल्स होता है कि एक ग्लास में जितना एंगल होता है वो डिसाइडेड है कि वो उतना ही एंगुलर होगा। और जो वैल्यूज़ है कि लाइट लेफ़्ट साइड से आ रही है तो लेफ़्ट वाला पार्ट लाइट होगा, राइट वाला डार्क होगा, शैडोज़ इधर क्रिएट होंगी। ये सारी चीज़ें डिसाइडेड है। आप कितना भी चाहें, अगर इधर से लाइट आ रही है, इधर का पार्ट को आप उल्टा करते हैं तो वो रॉन्ग है। तो जो चीज़ें, जो प्रिंसिपल्स पहले से डिसाइडेड हैं, वो हर जगह एक ही होते हैं। और ड्राइंग में हम बहुत टाइम देते हैं अपनी ड्राइंग को, एक्यूरेसी के साथ में काम करते हैं हम वहाँ पर, जहाँ पर हम कोई रेफरेंस इमेज लेते हैं। जैसे हम ले रहे थे अभी लॉन्ग आवर स्टडीज़ में अपने वीडियोस में साइड बाय साइड काम कर रहे थे, जहाँ पर A4 साइज़ का हम एक रेफरेंस ले रहे थे, उसके बाजू में A4 साइज़ की हम सेम इमेज को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो पेंसिल मेज़रमेंट के थ्रू हो या फिर ऐसे ही अपने गेसिंग पावर के हिसाब से। लेकिन जब हम ऐसी लॉन्ग आवर स्टडीज़ को करते हैं और चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है वो सीखते हैं, कि हमें वहाँ पर कैसे अपनी लाइंस को क्लियर करना है। एक सिंपल लाइन होनी चाहिए हमारी, मैसी लाइंस हमें शुरू शुरू में नहीं करना। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा होगा, वो फटाफट ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारी, इतनी सारी मैसी लाइंस बनाते हैं, उसके बाद वो जो फिगर होता है वो ऊपर 3D फॉर्म में खिल के आता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, बट वो सेंस हमारे अंदर होना चाहिए। पहले ड्राइंग के प्रिंसिपल्स, रूल्स पहले से हम अपने अच्छे से सीखते हैं, उसके बाद ही हम बाद में आगे चल के रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता है, हमारे माइंड में रूल्स सारे चल रहे हैं। तो जब भी हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा ड्राइंग को लेके हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। अब ड्राइंग हमें करना है लॉन्ग आवर स्टडीज़ में, जहाँ हम 2 दिन 3 दिन तक भी एक स्टिल लाइफ को लाइव अगर सेट करके कर रहे हैं तो वो स्टिल लाइफ हिलती डुलती नहीं है। तो इससे हम लाइव ड्राइंग भी सीख सकते हैं। हम किसी मॉडल के ऊपर कर रहे हैं कि कोई मॉडल को हमने बैठा रखा है और उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो शुरू में हमें, जैसे हम सिंप्लिसिटी के साथ काम करते हैं कि हमें शुरू में कोई भी मीडियम हम करें, कलर मीडियम करें या फिर कुछ भी करें, तो हम स्टिल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट फिगर पे नहीं जाते, हम डायरेक्ट एनाटॉमी ये सब चीज़ों में नहीं फंसते। हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं और पहले स्टिल लाइफ क्लियर कर रहे हैं अपना। तो ये तो हुई ड्राइंग की बात, जहाँ हमें ड्राइंग के बेसिक्स को पहले सीखना है, अच्छे से सारे एलिमेंट्स को, लाइंस को सीखना है, उसके शेप्स, जितने ज्योमेट्रिकल शेप्स पे ध्यान देना है। ऑर्गेनिक शेप हैं और बहुत सारे रैंडम शेप्स की भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि एज इट इज़ चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है स्केचिंग की। स्केचिंग क्या होता है, ड्राइंग से थोड़ा सा अलग होता है। ड्रॉ तो हमें यहाँ भी करना होता है, बट स्केचिंग में हम क्या करते हैं, हम क्विकली ड्रॉ करते हैं। उसके जो हम रेफरेंस ले रहे हैं उसके एसेंस को हम लेने की कोशिश करते हैं कि उसका जो फॉर्म है वो बस दिखाई दे। मान लो एक कोई बैले डांसर है, उसके बॉडी का कर्व जो होता है उसको हम क्विकली ऑब्जर्व करेंगे, उसकी क्विकली लाइन खींचेंगे, वो सारी चीज़ें, उसमें रिदम का हम पता लगाते हैं कि उस बॉडी का रिदम क्या है,
वो किधर से मूव कर रही है, तो सारी चीज़ों को हम रफली फटाफट उसका एसेंस दिखना चाहिए। हमें ये नहीं दिखना है कि वहाँ उसमें नाक एकदम क्लियर दिखाई दे रही है कि उसमें आँख क्लियर दिखाई दे रही है, ये चीज़ें हमें नहीं देखनी होती। इवन आप अब आईज नोज को ड्रॉ नहीं भी करते हो तो भी एक स्केच बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसमें हम अपनी लाइंस पे काम करते हैं, हम डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग आवर स्टडी में हम बहुत टाइम लगाते हैं, तो हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी सब्जेक्ट को लेके, अगर हम स्टिल लाइफ सीख रहे हैं तो हम बहुत दिन तक स्टिल लाइफ को ड्रॉ करते हैं, चाहे हम लाइफ सेट करके करें या रेफरेंस से करें, तो उससे हमारी स्टिल लाइफ को लेकर अंडरस्टैंडिंग होती है। धीरे धीरे हमारी इमेजिनरी पावर इम्प्रूव होती है। जब हम बहुत दिन तक एक जग को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि हम उसको बिना देखे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्केचिंग में हम अप्रोच करते हैं। और क्या डिफरेंस है दोनों में, ड्राइंग और स्केचिंग में, जिसमें हम ड्राइंग में बहुत इरेज़र का यूज़ करते हैं, उसको बार बार मिटाते हैं। हमने देखा अपनी लाइंस को बार बार क्लियर करते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर अपनी मिस्टेक्स ढूंढते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स अपनी ढूंढते ढूंढते हम इतने हमारा माइंड में हमारी मिस्टेक्स बैठ जाती हैं कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं। सेम चीज़ें हम स्केचिंग में भी अप्लाई करते हैं, बट वहाँ पर अगर मिस्टेक्स होती भी है तो भी हम इरेजर का यूज़ नहीं करते। हम नेक्स्ट स्केच पे जब जाते हैं तो वो हमारी मिस्टेक्स हमारे ध्यान में होती हैं और हम उन मिस्टेक्स को नहीं करते। इस तरह हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाते हैं, जहाँ हम अपने नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कितनी ज़्यादा स्केचिंग कर पा रहे हैं। तो हमारे प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा फिर इसमें इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमने जो लॉन्ग आवर स्टडी में सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे एंगल में चीज़ें आएंगी, कैसे अपने सही प्रोपोर्शन में आएंगी, क्योंकि प्रोपोर्शन का जजमेंट हमने सीखा, कैसे छोटी चीज़ों से बड़ी को बनाते हैं, फिर बड़ी से उसका हाफ बनाते हैं। तो इस तरह से हम ड्राइंग और स्केचिंग में एक बैलेंस बना के चलते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे क्विक स्केचिंग में हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, कैसे हमें बनाना होता है। लेकिन उससे भी पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम स्केचिंग में अभी ग्रुप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ हम सब डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे स्केचिंग के ऊपर में। बहुत टाइम तक एक सब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद हम डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो देखते हैं स्केचिंग किस तरह से हम करते हैं। तो स्केचिंग स्टार्ट करें। यहाँ पर मैंने सिंपल जेरोक्स पेपर लिया है और एक चारकोल की पेंसिल है। अब सिंपल पेंसिल भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम कोई सा भी, मैंने बताया था कि इसमें मीडियम मैटर नहीं करता है। हम कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल्स की कोई पाबंदी नहीं होती। बेसिकली हमें थोड़ी डार्क पेंसिल यूज़ करनी चाहिए ताकि हम एक ही पेंसिल से लेयर वाइज काम कर सकें। पहले हमें बहुत लाइट हैंड मूवमेंट लेना होता है ताकि लाइट चलाए उसके ऊपर हम डार्क ऐड कर सकें, क्योंकि बार बार पेंसिल बदलने से हमारा फ्लो टूट जाता है यहाँ पर। तो यहाँ मैं एक स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि आप जो देख रहे हैं, यहाँ वीडियो को देख रहे हैं, तो सिर्फ देखिए मत, उसको आप मेन पॉइंट्स को नोट भी बनाते जाइए कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसको लिखते भी जाइए ताकि वो आपको याद रहे। आप खुद फील कीजिए कि आपने लास्ट टाइम जो रेसिपीज़ के भी वीडियोज़ आते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि रेसिपीज़ अच्छी आती हैं, बहुत सारे लोग आर्ट के वीडियोज़ देखते हैं, तो वो वीडियोज़ कितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैटर करता है। हम देखने के लिए हज़ारों वीडियो देखते हैं, लेकिन उनसे सीखते क्या हैं, 2 दिन में हम उन वीडियोज़ को भूल जाते हैं। तो ये वीडियो खासकर मैंने रियल टाइम में इसीलिए रखा है ताकि आप सब मेरे साथ में कर सकें। तो यहाँ पर आपको स्केचिंग करनी है साथ में, साथ करेंगे तो आपका भी भले स्पीड मैच ना कर पाए, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो मैच थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं। आप बार बार वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, साथ में कर सकते हैं वीडियो को। और इसीलिए आपको नोट्स बनाना और साथ में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। साथ में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, तभी हम सीख पाते हैं। जब तक हम चीज़ों को साथ साथ देख के करते नहीं हैं तो वीडियोस काम भी नहीं आते हैं। हम आजकल लॉन्ग वीडियो को देख के तो हम
उसको स्किप कर देते हैं, शॉर्ट देखने की आदत है। लेकिन शॉर्ट वीडियो सिर्फ कंप्लीट वर्क के आते हैं, बिहाइंड द सीन जो चीज़ों को हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम दूसरा रेफरेंस ले रहे हैं। पहले वाले का रेफरेंस मेरे पास था नहीं, मैं डाउनलोड करना भूल गई थी, इसीलिए वो ऐसे ही था। लेकिन आप सबको साथ में काम करना है, स्केचिंग करनी है, और आप अपनी स्टोरी पे भी डेली पोस्ट किया कीजिए, क्योंकि उससे स्टोरी रीच बढ़ती है और आपकी जो प्रोफाइल में एंगेजमेंट बढ़ती है। तो स्टोरी को पोस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पेज को हमें ग्रो करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है स्टोरीज़ पोस्ट करना। तो यहाँ पर मैंने ये रेफरेंस लिया है, और यहाँ सिर्फ ओवल, सर्कल, इन सब के शेप्स मैं पहले क्रिएट कर रही हूँ। जो यहाँ 2 पम्पकिन है लेफ़्ट साइड में, और जार है, और इधर फ्रूट रखा हुआ है। तो इसको मैं सिर्फ सिंपल शेप्स की हेल्प से ड्रॉ कर ले रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ी बहुत डार्क लाइट ऐड करेंगे, क्योंकि हम स्केचिंग के थ्रू बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं। स्केचिंग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमें बना रहे हैं, तो स्केचिंग के थ्रू हमें स्टडी करना होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ कि उसकी आउटलाइन की, उसके शेप को कैप्चर करने की, बहुत जल्दी प्रोपोर्शन को चेंज करने की, कि मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा सब्जेक्ट ले सकूँ। यहाँ मैं स्टिल लाइफ की स्टडी कर रही हूँ। मैं बार बार जब एक ही सब्जेक्ट को ड्रॉ करती हूँ, तब वो होती है कि मैं अपने इमेजिनरी पावर को बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मान लो मैं एक पम्पकिन है, उसको अलग अलग एंगल में बार बार ड्रॉ कर रही हूँ, तो मुझे पम्पकिन बनाने में बहुत इजी होगा। मैं अगर किसी बच्चे को सिखा रही हूँ एज ए टीचर, तो उसे मैं बिना देख के सिखा सकती हूँ पम्पकिन को। तो अगर आपको भी एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है, तो आपको डेली बेसिस पे स्केचिंग करते रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी लाइंस क्वालिटी इम्प्रूव होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट को लेके वो जल्दी बढ़ती है, हमारी ग्रोथ फास्ट होती है। यहाँ मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन आपको स्केचिंग करनी है और मुझे सेंड भी करना है, ठीक है। इस तरह से हैचिंग की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर क्विकली मैं इसकी वैल्यू स्टडी भी कर रही हूँ साथ में। शुरू में आप नहीं भी कर सकते, अगर आपने वैल्यूज़ के बारे में जाना नहीं है तो आप सिर्फ आउटलाइन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वैल्यूज़ की करने की शुरू में ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी चीज़ की, मैंने बोला कि जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, वही चीज़ हम एम करके करते हैं स्केचिंग को। तो बेसिकली इस कंपोजिशन को अगर हमें बनाना है, तो हम इस तरह की शॉर्ट स्टडीज़ कर सकते हैं छोटे छोटे लेवल पे, जिसमें मैंने A4 के साइज़ के पेपर में अभी हाफ हिस्सा में हम बना चुके हैं, हाफ हिस्सा में मैं ले रही हूँ। तो इसमें भी मैंने ये जो एक रेक्टेंगल शेप में, उसके अंदर में ये पेंटिंग है, तो इसकी हम ऐसे इस तरह से स्केचिंग के थ्रू हम थंबनेल स्टडी भी कर सकते हैं। वो और छोटी भी बनती है, इतनी बड़ी कि चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, मतलब इसके कहाँ से स्टार्ट होंगी, मिडिल कहाँ पर होगा, चीज़ों की जो प्लेसमेंट होती है उसको हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं क्विकली, जिसमें हमारा बहुत कम टाइम होता है। और बड़े लेवल पे जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उन्हें इरेज नहीं कर सकते, खासकर जब हम कैनवास पे बनाते हैं तो चीज़ों को फिर दोबारा से इरेज करके बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की शॉर्ट आवर स्टडी जो स्केचिंग वगैरह है और थंबनेल स्टडी है, तो इस तरह की स्टडी को हम हमारे लिए करना ज़रूरी। अब इतने सारे एलिमेंट्स को बनाना हमारे लिए चैलेंज का काम होता है। ये शुरू में अगर हम बिगिनर हैं
तो सारी चीज़ों की प्लेसमेंट, जो कॉम्पोजिशन होती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएगी, कौन सी अच्छी दिखेगी। अब लाइट का सोर्स किधर है, इधर मैंने जो लाइट का सोर्स है वो लिया था इधर, जहाँ पर इधर से लाइट आ रही है, तो ये हिस्सा लाइट है, ये डार्क है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी वैल्यू स्टडीज़ भी कर सकते हैं स्केचिंग के थ्रू, क्योंकि जब हम क्विकली कोई चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें हम रिपीटेडली कर पाते हैं। हम बार बार हम उनको करके उसके साथ में हम इजी फील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वॉश इसके कितने दूर में आया है। यहाँ से स्टार्ट है ये, और ये जस्ट इसके पूरा मिडिल में ये वॉश है। तो एक बार हम उसका जो मेज़रमेंट है वो ले लेते हैं ना, तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सेम चीज़ हम लॉन्ग आवर स्टडी में हम स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन में हमें तब तक करना होता है जब चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती हैं ऑब्ज़र्व करना। उसके बाद हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से स्केचिंग में। तो दोनों चीज़ की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा एक्यूरेसी हमारा मकसद नहीं है कि चीज़ें एक्यूरेटली बने, बट चीज़ों की प्लेसमेंट सही हो। हम अलग अलग स्टडीज़ करते हैं स्केचिंग के टाइम में, जिससे हम बार बार स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की। जैसे यहाँ पर मैं स्टडी कर रही हूँ कि मैं चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ पर सही से आ रही है या नहीं आ रही है, उन चीज़ों की स्टडी मैं कर रही हूँ। तो अब ये एक खिड़की है यहाँ पर, जो इस वॉश के यहाँ उसके नेक तक आई हुई है। तो रफली इस खिड़की को ड्रॉ किया है। तो चीज़ों को हम यहाँ सिर्फ रफली कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ मैं इरेज़र का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह की स्केचिंग करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि लाइन एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ करते हैं, ओवल, सर्कल, जो आप मुझे मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने बोला था रियल टाइम डेमो है ये, मैं क्यों फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ। तो इसके पीछे की भी एक कहानी है। जैसे कि हर इंसान हर चीज़ में बिगिनर होता है कभी ना कभी, तो बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है वीडियो क्रिएशन का, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अपने फील्ड में ग्रोथ करने के लिए वीडियो क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, तभी हम अपनी जो स्किल है उसको सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको भी अपने वीडियो क्रिएशन पे बहुत ध्यान देना है। मेरे जैसी गलती मत करना, क्योंकि इस रेफरेंस को आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, ये रेफरेंस को मैं बनाते समय डाउनलोड करना भूल गई थी। बाद में मैंने सर्च किया तो वो रेफरेंस मुझे मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि मैं सेकंड पे शिफ्ट हो सकूं। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं। आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं कहीं पे मैंने स्केचिंग करते करते बोला हुआ है, कहीं कहीं पे वॉइस ओवर किया हुआ है। तो ये सारी परेशानी जो भी वीडियो क्रिएट करते हैं उनको तो होगी ही, कि बहुत सारे नॉइज़ होती है बैकग्राउंड में, कभी कोई आ रहा है, कभी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती है, खासकर लॉन्ग वीडियोस में। शॉर्ट्स तो हम बहुत सारे एडिटिंग के साथ में बना देते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस को इतना एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा
इजी रहने में और रियल वे में प्रेजेंट करना होता है हर चीज़ को। तो आपने भी अगर वीडियो क्रिएटिंग शुरू नहीं की है तो सीखते सीखते आप भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को किसी के साथ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप स्केचिंग तो करेंगे ही, साथ साथ उस स्केचिंग को करते हुए आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। टेंशन मत लीजिए, इस रेफरेंस को मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो ये रेफरेंस मैं यहाँ पर अभी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप रेफरेंस देख रहे होंगे, इसमें भी ये स्टिल लाइफ का रेफरेंस है। तो अब मुझे सेम चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर शेप का यूज़ कर रही हूँ, कि मैं क्या कर रही हूँ, वो सब विजिबल है। मेरा हैंड मूवमेंट किस तरह से है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको रफ पेपर पे भी करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके बाद में हमारी स्केचिंग स्पीड बढ़ जाती है, जिसके लिए हमें ड्राइंग के बेसिक्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्केचिंग के थ्रू हम अपने टूल्स के साथ भी कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि बचपन में हम बहुत पेंसिल यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम पेंसिल के साथ, पेन के साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हम कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने ब्रश यूज़ नहीं किया है, तो अगर उसको ब्रश पकड़ा दिया जाए और ब्रश से आप स्केचिंग कीजिए, ब्रश से आप हर चीज़ कीजिए, तो वो नहीं बना पाएगा। तो इसी तरह हमें अपने टूल्स के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्केचिंग के मामले में भी हम बना लेते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने लेवल पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। हर इंसान होता है, वो सोचता है मैं तो अच्छा खासा बना लेता हूँ, लेकिन हमें उसे और आगे तक सिंपल चीज़ों को, अभी हम स्टिल लाइफ बना रहे हैं, कोई स्टिल लाइफ थोड़े दिन बनाता है, बन जाता है उससे, तो फिर वो फिगर में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ करना होता है, साथ साथ प्रोपोर्शन लेवल, जो प्रोपोर्शन जजमेंट होता है, उसकी स्पीड को हमें बढ़ाना पड़ता है। अगर हम फटाफट कोई स्केच नहीं बना पा रहे हैं, उसको सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हम किस तरह से, हमारी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। कोई भी पेंटिंग को हम मान लो उसको 10 दिन में बना रहे हैं, तो अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो हम उसको 2 दिन में बना पाएंगे। तो लेवल, चीज़ों का लेवल ये होता है कि हमें ग्रोथ अपनी फास्ट करनी है। यहाँ पर क्विकली हमें लाइंस ऑब्जर्व करने हैं, क्विकली हमें प्लेसमेंट ऑब्जर्व करने हैं, ड्रॉ करना है उनको। साथ में हमें वैल्यूज़ की स्टडी भी करनी है कि कहाँ पर डार्क होगी चीज़ें, कहाँ पर लाइट होंगी, कौन सी कितनी लाइट होंगी, कहाँ पर मिडिल टोन आएगा, कहाँ पर डार्क टोन आएगा। इस तरह से चीज़ों को हम क्विकली स्टडी करते हैं, ताकि सारी चीज़ें हमें माइंड में हमारे छप सी जाएं। फिर हम जब बनाते हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो शुरू शुरू में जब हम सीखते हैं तो हमें एक्सीडेंट होने का कितना ख़तरा होता है ना। हम, कोई हमारे से बात करता है, हमारे बगल में बैठा होता है, तो हम बोलते हैं कि बात मत कर, मेरे को अभी गाड़ी चलाने दे बस। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो उसके बाद हम म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम किसी से कॉल में भी बात कर लेते हैं, हम किसी से, बाजू वाले से बात करते हुए गाड़ी चला लेते हैं। तो बस वही है कि जब हम अपने टूल्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर हम उसके साथ में हमारी स्केचिंग की स्पीड भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाती है। तो इस तरह से हमें डेली बेसिस पे हैचिंग की प्रैक्टिस करनी है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ताकि हमारे लाइंस की क्वालिटी जो पैरेलल बनती है लाइन, जब तक हम प्लेसमेंट नहीं सीखेंगे कि 2 लाइन हमें बनाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम नहीं जानेंगे कि हम जहाँ पर चाहते हैं, हम एक सर्कल को जहाँ प्लेस करना चाहते हैं, जितना बड़ा प्लेस करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो हम डायरेक्ट ड्राइंग नहीं बना सकते, फिर हमें स्ट्रेट लाइन में ही बनाना पड़ेगा। तो जब तक हमारा और सारे शेप्स एक जगह में फिक्स नहीं आते हैं, तब तक हम ये सारी चीज़ों को हमें डेली बेसिस पे करते रहना है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग। और जब भी हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं, तो हम चीज़ों को लेयर में ऐड करते हैं, लेयरिंग वाइज ऐड करते हैं।
पहले लाइट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा सा डार्क मिड टोन ऐड करते हैं, फिर डार्क टोन ऐड करते हैं। तो जब हम लेयर में काम करते हैं तो वो जो 3D इफ़ेक्ट है ना, वो गोलाकार इफ़ेक्ट आता है कि एक मटकी गोल होती है तो वो गोल दिखाई दे रही है, एक एप्पल गोल होता है तो वो 3Dनेस, एक फ्लैट सरफेस पे 3D फील लेके आना, वही तो होता है वॉल्यूम वैल्यूज़, जहाँ चीज़ें की डार्कनेस और लाइटनेस ये बताती है कि हाँ हमारी चीज़ें कैसे होंगी। तो स्केचिंग में हम अपनी मिस्टेक्स को देखते हैं, जो भी हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ में सीखते हैं कि हमने बहुत सारी वहाँ पर स्टडीज़ की हुई हैं कि हमें किस तरह से एंगल जज करना है, किस तरह से हमें पीछे जाके अपने मिस्टेक्स को ढूंढना है, हमें परफेक्शन की ओर ध्यान देना है। तो वो परफेक्ट चीज़ें करते 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 हम अपने स्केच में भी सारी चीज़ों को देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है जब हम स्केचिंग करते हैं। जैसे यहाँ जग है, जग की लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, वो उसके जो नोक है उसके इधर आ गई है लेफ़्ट साइड में, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं उसको अभी यहाँ पर नहीं सुधार रही हूँ इरेज़र का यूज़ करके वो। लेकिन मैं जब भी अगला स्केच करूँगी तो उसमें ध्यान रखूँगी कि इस तरह की मिस्टेक्स ना हो। तो इसी तरह से हम इम्प्रूव करते हैं। और आई होप आपको स्टिल लाइफ का ये स्केचिंग का सेशन हेल्पफुल है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट सेशन आप किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कि हम एनिमल्स पे करें, ट्रीज़ पे करें, ठीक है। और ज़रूर से आप स्केच करिए, साथ में करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुरू में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन करते करते आप वो हैबिट बन जाती है। तो एक तो लाइन की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है, सर्कल्स ओवल्स बनाते रहने हैं अपने रफ पेज पे, ताकि हमारा हैंड मूवमेंट सही हो।